उस दिन भागती पुल की रात में इमरान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। आधी रात को पुल पर सुनाई देने वाली अनजानी फुसफुसाहट और पीछे से आती भारी सांसों की आवाजें, जिनका कोई चेहरा नहीं था। जो साया वहां मिला, उसने उसका पीछा पुल से लेकर उसके घर तक किया और फिर उसके नींदों तक। दोस्तों, आज के इस भौतिक घटना के एपिसोड को हम इमरान जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। उस रात की याद आज भी मेरी रूह तक को कपा देती है। ये कोई किस्सा नहीं, ना कोई गढ़ी हुई कहानी है। ये मेरा अपना अनुभव है। एक ऐसा हादसा जिसे मैं जितना भूलना चाहता हूँ, उतना ही वो मेरे साथ जुड़ जाती है। ये साल 2012 की बात है। बरसात का मौसम था, लेकिन उस दिन बारिश नहीं हुई थी। शाम से ही हवा में नमी थी और उसमें मिट्टी की हल्की गंध तैर रही थी और आसमान पर चांद अधूरा सा निकलकर कभी बादलों में छुप रहा था तो कभी बाहर आ रहा था। मैं उस वक्त अपने गांव रामपुर के पास के ही एक कस्बे से लौट रहा था। मेरे साथ मेरा दोस्त इकबाल भी था। हम दोनों बाइक पर थे और घर पहुंचने के लिए हमें उस पुराने पुल को पार करना था, जिसके नीचे सूखी सी नहर बहती थी। दिन में ये पुल सामान्य लगता था, लेकिन रात में यहाँ से गुजरने में अक्सर लोगों को झिझक होती थी। गांव में कई किस्से थे। कभी किसी को साया दिखा तो कभी किसी को अजीब आवाजें सुनाई दी। पर अब जब हम ये सब बचपन से ही सुनते आ रहे थे, तो ऐसे में उम्र के साथ साथ हम सब इसे भूलने लगे थे। खैर, उस रात जब हम पुल को पार कर रहे थे, तब अचानक मुझे एक अजीब सी बदबू आई। ऐसी बदबू जिसके मेरे नाक पे पड़ते ही मुझे उल्टी आने लगी। ये बदबू बिल्कुल किसी सड़े हुए जानवर की थी, इसलिए वो बदबू मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। इसलिए मैंने तुरंत अपने हाथों से अपने नाक को दबा लिया। पर मेरे साथ जो मेरा दोस्त यानी कि इकबाल था, उसे ज़रा सा भी इस बदबू का एहसास नहीं हुआ, बल्कि उसने मुझे अपना नाक दबाता देखकर मुझे ये पूछने लगा कि आखिर मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने उसे जवाब भी दिया और कहा भी कि मुझे बहुत ही गंदी बदबू आ रही है, पर उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो एकदम ऐसे खड़ा था जैसे वहाँ की हवा एकदम साफ हो। इसलिए वो मेरी हरकतों को देखकर हंस पड़ा। उसकी बातों को सुनकर मैं चुप रहा, लेकिन तभी मुझे साफ साफ सुनाई दिया एक कराहने जैसी आवाज़, जैसे कोई दबे स्वर में कोई बचाने के लिए पुकार रहा हो। ये आवाज़ सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। इसलिए मैंने इधर उधर देखा, पर पुल के यहाँ वहाँ कुछ नहीं था। यहाँ तक कि मैंने पुल के नीचे भी देखा, पर वहाँ भी कुछ नहीं था। तो ऐसे में वो बचाने की आवाज़ आ कहाँ से रही है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि उस पुल पर हमारे अलावा और कोई नहीं था। पर मुझे बार बार यहाँ वहाँ देखता देखकर इकबाल मुझसे पूछने लगा कि अब मुझे दोबारा क्या हुआ है, मैं आखिर ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैंने उसे बताया कि कोई हमें बचाओ बचाओ कह के पुकार रहा है। पर मेरी बातों को सुनकर इकबाल ने कहा कि मैं पागल हो गया हूँ, क्योंकि उसे ऐसा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दिया। ये कहते हुए उसने मुझे घर जल्दी चलने को कहा। उसकी हंसी में मजाक था, लेकिन मैं अंदर से कांप गया था। इसलिए मैंने उसकी बातों को मानते हुए उस पुल को उसके पीछे पीछे पार किया। लेकिन उस आवाज़ और उस बदबू ने जैसे मेरे दिमाग में जगह बना ली थी। गांव पहुंचकर मैंने उससे इस बारे में ज़्यादा बात नहीं की। सोचा शायद ये मेरे ही थकान का नतीजा होगा, लेकिन कहानी तो कुछ और ही थी और असली डर वहीं से शुरू हुआ। उस रात जब मैं अपने कमरे में सोने गया, बाहर हल्की हल्की हवा चल रही थी।
खिड़की के पास नीम का पेड़ था जिसकी शाखाएं हवा में झूम रही थी और कभी कभी टकरा भी रही थी। यानी कि वो रात बाकी रातों के तरह ही था जब मैं चुपचाप लाइट बुझाकर सोने चला गया। पर कुछ देर में मुझे फिर से वही बदबू आने लगी जो मुझे उस पुल पर आ रही थी। मैंने सोचा शायद बाहर कहीं कोई जानवर मरा पड़ा होगा, लेकिन ये बदबू इतनी तेज थी जैसे कोई सड़ा हुआ शव मेरे ही कमरे के अंदर रखा हो। मैंने करवट बदली तो अचानक खिड़की के बाहर से वही कर्राने की आवाज आई, यानी कि बचाओ बचाओ वाली आवाज। मैं झटके से उठ बैठा। मेरी रीढ़ की हड्डी में एकदम से जैसे ठंडक दौड़ गई। मैंने खिड़की से बाहर झांककर देखा, लेकिन अंधेरे में सिर्फ पेड़ की डालियां ही हिलती दिख रही थी। वहां कोई इंसान नहीं था। मैंने खुद को समझाया और फिर से लेट गया, लेकिन उस बदबू के कारण नींद है कि आ नहीं रही थी। और जब आया भी तो अजीब सा सपना आने लगा। मैंने देखा कि मेरे कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक लाश पड़ी है। उसका शरीर सूजा हुआ है, त्वचा फटी हुई है और जगह जगह से हड्डियां बाहर को झांक रही है। और उसी की सड़ी हुई बदबू ने पूरे घर को घेर रखा है। उस लाश की आंखें नहीं थी, सिर्फ खाली गड्ढे थे और मुंह वो आधा खोला हुआ था, जैसे वो अब भी मदद मांग रहा हो। वो इतना भयानक सपना था कि डर के मारे मेरा नींद टूट गया और मैं चौंक कर उठ बैठा। तब मेरी सांसें भी तेज चल रही थी। उसी बीच जब मैंने अंधेरे में हाथ टटोला तो देखा कि मेरे हाथों के नीचे कोई गद्दा या बिस्तर नहीं है, बल्कि मैं तो फर्श पर बैठा हुआ हूँ। ये सब था तो बहुत ही अजीब और डरावना, लेकिन मैंने ये सब संयोग मानकर अपने दिमाग से निकाल दिया और अगले दिन भी अपने काम पर चला गया। इकबाल से बात की तो उसने फिर से इन सब बातों को हंसकर टाल दिया और मुझे डरपोक कहकर मुझे चिढ़ाने लगा। लेकिन मुझे यकीन था कि ये सब मेरा वहम नहीं है, जो कि हकीकत भी था, क्योंकि अगली रात फिर से वही सिलसिला शुरू हुआ। जैसे ही मेरी आंख लगी वो सपना मुझे फिर आया, यानी कि मुझे वही सड़ा हुआ शब्द फिर से दिखाई दिया। कभी वो लाश खिड़की के पास खड़ी होती तो कभी दरवाजे पर। वो बदबू भी इतनी वास्तविक थी कि नींद खुलते ही कमरे में वही गंध महसूस होती थी। और सबसे डरावनी बात, हर बार मैं बिस्तर पर नहीं बल्कि फर्श पर लेटा मिलता। तीसरी रात तो हद ही पार हो गई। आधी रात को दरवाजे पर मुझे जोर जोर से खटकाने की आवाज आई, धड़ धड़ वाली आवाज। वो आवाज ऐसे आ रहा था कि मैं डर के मारे उसके पास भी नहीं गया। कुछ देर बाद जब आवाज बंद हुई तो मैंने वहां झांककर देखा तो बाहर सिर्फ अंधेरा था, उसके सिवा और कुछ नहीं। लेकिन तभी मुझे उस नीम के पेड़ के नीचे कोई परछाई सी खड़ी दिखी, जिसकी एक और अजीब बात ये थी कि उसके साथ ही साथ आसपास का माहौल उसी बदबू में भर गया था। इसलिए ये सब देखकर मैं डर से सिर उठा और बिस्तर में दुबक कर बैठ गया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अब मेरी हालत इतनी बिगड़ने लगी थी कि दिन में भी अब डर सताने लगा था। कभी अचानक किसी कोने से वही बदबू आती तो कभी कानों में वही मदद की कराहने की आवाज गूंजती। इकबाल को जब मैंने ये सब दोबारा बताया तो उसने साफ कह दिया कि मुझे इन सब बकवासों को नहीं मानना चाहिए, जबकि हकीकत में मुझे ये मामला कुछ और ही लग रहा था, जिसके बारे में मैं यकीन से तब कह पाया जब एक दिन मेरी माँ ने ध्यान दिया कि मैं बहुत ही कमज़ोर लग रहा हूँ। हालांकि मैंने उन्हें कुछ भी नहीं कहा, पर उन्होंने खुद कहा कि मेरे कमरे से अजीब सी बदबू आती है। साथ में ये भी पूछती थी कि कहीं चूहा हुआ तो मरा नहीं है।
मैंने सफाई दी, लेकिन मैं जानता था कि ये कोई जानवर नहीं है। आखिरकार डर और बेचैनी इतनी बढ़ गई कि मैंने गांव के बाहर वाले एक बाबा के पास जाने का फैसला किया। वो बाबा साधारण से तो दिखते थे, लेकिन उनके काम के तरीके ये गांव-गांव तक मशहूर थे। मैंने जब उन्हें ये सब बताया तो उन्होंने चुपचाप मेरी बातों को सुना और फिर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े, एक राग दी और कहा कि मैं इसे घर में जलाकर कमरे में धूप करूं। साथ ही मुझे ये सावधान किया कि अगली कुछ रात अगर फिर से वो आवाज़ आए तो किसी भी हाल में दरवाज़ा ना खोलूं। इसलिए मैंने ठीक वैसा ही किया। उस धूप को जलाने के बाद उस रात भी सच में खिड़की के बाहर से वही बचाने की आवाज़ फिर से आने लगी। दरवाज़ा भी किसी ने धक्का देकर खोलने की कोशिश की, लेकिन मैंने बाबा की बात याद रख के आंखें बंद करके मंत्र जापना शुरू कर दिया। तब वो बदबू भी इतनी तेज हो चुकी थी कि मुझे उल्टी आने लगा था, लेकिन मैं अड़े रहा। सुबह जब आँख खुली तो देखा कि मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ हूँ। कमरे में कोई बदबू नहीं थी। पहली बार कई दिनों बाद मुझे सुकून मिला। फिर इसके बाद धीरे धीरे वो आवाज़ें अपने आप कम होती गई। कुछ हफ्तों में सब खत्म हो गया, लेकिन उस हादसे ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि इमरान जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।